सो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके साथ हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के कि नहीं, मतलब जीरोज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये हमें चेक करना है इसके अंदर। और साथ में हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज का और कोफिशिएंट्स का, वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं, 1/2 और ये दे दिया 1 और ये -2, ये नंबर्स हैं। और हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था फर्स्ट वाले केस में क्या था, फर्स्ट का इस फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल था 2x3, ये था x² और ये कितना था -5x+2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये जो नंबर्स हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जितने भी वैल्यूज हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं, इसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा p1/2। अगर हम इसके अंदर 1/2 डाल के देखेंगे तो चेक करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। p1/2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये इसका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2⁻³ प्लस ये हो जाएगा 1/2⁻² -5 × 1/2+2, तो ये हो गया 2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2³ प्लस ये हो गया 1/2², ये -5/2+2। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2², तो ये हो गया 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4 और ये हो गया -5/2 और ये हो गया 2। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करके देखते हैं, सब में 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका तो रह गया 1, इसका भी 1 रहेगा, बट यहाँ पर 2 था, मतलब हमें अगर नीचे 4 क्रिएट करना है तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके डिनोमिनेटर में 4 क्रिएट होगा। तो मतलब ये 5 × 2 कितना हो गया 10, और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, नीचे 1 था तो इसका मतलब ये कि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1 + 1 2 आ जाएगा और 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 - 10 कितना हो गया 10 - 10 0 हो गया। तो 0/4 = 0। इसका मतलब ये है कि p1/2 की वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि p1 की वैल्यू कितनी आएगी। p1 कितना आएगा, p1 यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दी हमने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 1⁻³ प्लस 1² -5 × 1+2। तो यहाँ से आ गया 2 × 1³ मतलब ये है कि 2 × 1 ही हो गया एक तरीके से, प्लस 1² मतलब 1 हो गया, -5+2, तो ये हो गया 2 + 1 -5+2, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 1 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये 5 - 5 विच इज़ 0। तो इसका मतलब ये है कि p1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, p1 की वैल्यू भी 0 हो गई, p1/2 की वैल्यू भी 0 हो गई। अब हम आ जाते हैं p-2 पे। p-2 पे कितना आंसर आएगा, p-2। अब देखिए -2 को अगर हम इसके अंदर डाल के देखते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 2³ और ये हो गया प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 +2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2 - 2 का होल क्यूब कितना हो गया -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया और ये 5 × 2 10 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं 2 × -8 कितना होगा -16 और ये कितना हो गया 4 + 10 + 2, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास ये पूरा टर्म हो गया 16, तो ये हो गया -16 + 16, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि p-2 भी 0 आ गया। इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि ये जो तीनों टर्म थे, ये तीनों ही जो हमें वैल्यूज दी गई थी ये सब 0 थे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अच्छा चलिए, अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों जीरोस थे। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन जीरोस का जो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन है वो भी सेम होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अगर हमारे पास कोई जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है इस तरीके से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a। तो चलो चेक करके देखते हैं कि -b/a आ रहा है कि नहीं। अगर तीनों रूट्स का हम सम करते हैं, इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इज इक्वल टू b कितना है यहाँ पर b है 1, तो ये हो गया -1
यहाँ पर ये हो गया 1, और फिर a कितना है, a यहाँ पर है 2, तो ये हो गया 2। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, अब हम इसमें एलसीएम लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1 प्लस 2, माइनस का कितना हो गया, ये माइनस हो गया 4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 - 4 कितना हो गया, -1, ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो मतलब ये है कि सम ऑफ रूट्स को तो ये वेरीफाई कर रहा है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए, ये चीज़ वेरीफाई यहाँ पर हो गई। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, a इंटू बी इंटू गामा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -d/a। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वेट कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये रूट्स इस इक्वेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो रूट्स कितने थे, अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा कितना था 1, और गामा कितना था -2, और यहाँ पर d कितना है, d यहाँ पर है 2, और यहाँ पर a कितना है 2। तो इसका मतलब ये हो गया -2 / 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 बचा, ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा लेकिन ये माइनस था इसलिए -1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया -1, इधर ये माइनस था और ये 1 था तो ये हो गया -1। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब हम ये कहते हैं ना कि सम ऑफ 2 रूट्स, मतलब हम सम ऑफ रूट्स लेना है लेकिन पहले इन दोनों 2 रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, फिर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, फिर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, फिर इन तीनों का सम ले लेते हैं। उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए c/a के इक्वल। अब देखते हैं कि इसमें c/a के इक्वल आएगा कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आ गया। बीटा इंटू गामा, तो ये हो गया 1 इंटू -2, ये आ गया, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा मतलब गामा ये हो गया और अल्फा ये हो गया, तो -2 इंटू 1/2। ठीक है, ये कितना होना चाहिए c/a। अब c कितना है हमारे पास, ये देखते हैं, c की वैल्यू है -5/2, तो इसका मतलब ये -5/2 के बराबर होना चाहिए, आना चाहिए इतना। अब देखते हैं आएगा कि नहीं। 1/2 इंटू 1 मतलब ये तो हो गया 1/2, ये हो गया -2, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा -1, और ये हो गया -5/2। अब यहाँ पर अगर हम LCM लेते हैं पूरे सिचुएशन में तो ये 2 हो गया, ये 1 - 4 - 2 हो गया इज इक्वल टू -5/2। 1 - 4 - 2 मतलब 4 और 2 कितना हो गया 6, 1 - 6 कितना हो गया, 1 - 6 हो गया -5, -5/2 -5/2, ये हो गया, ये हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये जो तीनों रूट्स थे, ये जो तीनों टर्म्स थी वो रूट्स भी थे और साथ में ये सारी इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे कोफिशिएंट से रिलेटेड जो रूट्स थे उनका जो रिलेशन था उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सेकंड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दिया क्या गया है, सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास इक्वेशन थी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये था x³ - 4x², मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा px इज इक्वल टू, ये कितना था, यहाँ पर ये था x³ - 4x² प्लस 5x - 2, तो x³ - 4x² प्लस 5x - 2 इतना हो गया। और साथ में नंबर्स क्या क्या दिए गए थे हमारे पास, ये 2, 1 एंड 1। हमें इनको चेक करना है कि ये 0 होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले 2 को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा, p2 इज इक्वल टू 2³ - 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 -2, ये हो गया 8, मतलब 2³ कितना होता है 8 हो जाएगा, -4 इंटू 2² मतलब 2² भी 4 हो गया, ठीक है, और प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया और -2, तो यहाँ पर ये हो गया 8 - 16 प्लस 10 -2 विच इज़ 8 - 16 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और ये 10 - 2 कितना हो गया +8, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 0 हो गया। P2 की वैल्यू तो 0 हो गई। अब हम 1 को अप्लाई करके देखते हैं। 1 को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे तो कितना आएगा, P1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 1³ - 4 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 -2, तो यहाँ पर ये आ गया 1 - 4 इंटू 1² 1² का मतलब 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 1 ही है ये, प्लस 5 इंटू 1 मतलब 5 -2, तो यहाँ पर ये हो गया 1 - 4 5 - 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि 1 + 3 हो गया 4 - 4 विच इज़ 0, तो ये भी 0 आ गया। अब लास्ट वाले 1 को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब हम इस 1 को बोल सकते हैं कि यहाँ पर P1 0 आ गया तो इसकी वजह से भी तो 1 ही आएगा,
तो ये दोनों नंबर सेम ही दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो इस पे तो 1 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 2 1 और 1 ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जो ज़ीरोज़ हैं ये उस रिलेशन को फुलफिल करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा चेक कर लेते हैं। अगर ये रिलेशन -b/a के इक्वल होता है तो यहाँ पर ये पार्ट तो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को वेरीफाई करके देखते हैं कितना आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 + 1 + 1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए b कितना है -4 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो इसकी वैल्यू -4/1 के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ -4 मतलब 4, और नीचे 1 रह गया तो उसको हम हटाई देते हैं। ये 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4, सो 4 = 4। इसका मतलब ये है कि LHS = RHS। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन दोनों इक्वेट कर रही हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या ये रिलेशन इसके इक्वल है c/a के। अब चेक करके देखते हैं कि ये रिलेशन इक्वल होगा कि नहीं होगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा ये है 2, अल्फ़ा यहाँ पर 2 था, ये अल्फ़ा है ये बीटा है और ये गामा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की जगह हम इसको 2 रख देते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस बीटा हमारे पास 1 हो गया, गामा भी 1 है, प्लस गामा 1 हो गया, अल्फ़ा 2 है, = c कितना था, c था 5 डिवाइडेड बाय 1, तो हम ये बोल सकते हैं 5/1। तो यहाँ पर कितना आएगा चेक करके देखते हैं। तो ये 2 × 1 कितना हो गया 2, और ये 1 × 1 1, और 1 × 2 कितना हो गया 2 = 5। तो यहाँ पर 2 + 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5 हो गया, सो 5 = 5 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LHS = RHS। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुका है। अब लास्ट इक्वेशन आती है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा और गामा, क्या ये -d/a के इक्वल है कि नहीं है, ये देखते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा क्या थे, जो हमने पहले देखा था, यहाँ पर अल्फ़ा है 2, बीटा है 1, गामा है 1, मतलब 2 × 1 × 1। यहाँ पर d कितना है, d की वैल्यू है -2, तो इसका मतलब ये कि -2 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर है a की वैल्यू 1, तो डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 × 1 कितना हो जाएगा 2, और ये -2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब LHS = RHS इधर भी आ जाएगा। तो तीनों ही चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं, तीनों इक्वेशंस वेरीफाई हो गई। तो इससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पर ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ये जो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में एक रिलेशन आता है वो भी वेरीफाई हो गया, और साथ में ये भी पता चल गया कि ये सारे ज़ीरोज़ हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। कहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। मतलब ये है कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है कुछ इस तरीके से, px = ax³ + bx² + cx + d इन सच अ वे कि यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़ है 2, और साथ में क्या दिया गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब अगर हम कोई भी 2 ज़ीरोज़ को लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और सारे ही प्रोडक्ट का सम कर देते हैं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, और इनका टोटल सम जो है उसकी वैल्यू दे दी इन्होंने -7। और यहाँ पर लास्ट में क्या था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना है -14। और पूछा गया है कि अगर ये तीनों रिलेशन इस तरीके से दिए गए हैं तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, तो ये कितना होगा 2। तो इससे हमें पता चलता है कि b की वैल्यू कितनी होगी -2a, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है -2a। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होता है, ये हो जाता है c/a विच इज़ इक्वल टू -7। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं c इज़ टू कितना हो गया -7a। अब ये लास्ट वाला रिलेशन क्या है, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ -d/a शुड बी इक्वल टू -14। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू कितनी होगी 14 इंटू a, तो यहाँ से d इज टू आ गया 14a। अब है क्या कि यहाँ पर सारी चीज़ें b, c और d सब a के साथ रिलेटेड हैं, तो जो भी आंसर आएगा ना सब में अगर b और c और d को सबको रिप्लेस करेंगे तो a ज़रूर रहेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल पूरा है वो a पे डिपेंडेंट है।
हमें ए की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सपोज इफ ए इज इक्वल टू 1, ए अगर हम 1 लेते हैं तो बी कितना आएगा, बी आ जाएगा -2, सी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -7, ये डी में यहाँ 1 रखेंगे तो 14। तो हमें ये पता चल गया कि b-2, c-7 और ये d 14 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x³ और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा -2x² प्लस c कितना हो जाएगा -7। तो ये c की जगह -7 लिख देते हैं और ये d हो जाएगा +14। ये हो गया पॉलिनोमियल। अब कोई कहेगा कि हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 ही क्यों लें, 2 ले लेते हैं। तो हाँ 2 लेके ही बना दीजिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं है। आएगा पॉलिनोमियल उसी टाइप का, बस ये है कि सब में 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 ही लेके चल लेते हैं ताकि ईजी वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें ले सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि a 1 लेकर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। If the zeros of the polynomial are a minus b, a and a plus b, find the values of a and b. So basically यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। पॉलिनोमियल हमें क्या दे दिया, पॉलिनोमियल है ये x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, और कहा गया है कि इसके जो जीरोज है ना वो हैं a minus b, एक ये जीरो है और एक है a, और यहाँ पर ये कितना है a plus b। ये हमारे पास जीरोज हैं। अब हमें निकालना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। इसका मतलब -3/1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, 3 के इक्वल, क्योंकि माइनस ऑफ -3 मतलब 3 हो जाएगा। बट ये सम ऑफ जीरोस है क्या, अल्फा की वैल्यू हम ये ले लेते हैं a - b, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी a, और गामा कितना हो गया a + b। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये -b और +b कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, सिर्फ a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब हमें निकालना है b। अब b हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, d/a। तो मतलब ये है कि 1/1 होना चाहिए, और वो भी माइनस का, -d/a होता है वैसे ये, तो -1/1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, हम ये बोल सकते हैं a - b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू -1, यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर ये -1 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये a की वैल्यू 1 है तो हम ये 1 - b बोल सकते हैं इसको, ये 1 हो गया, ये 1 + b हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 - b और 1 + b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1² - b² आ जाएगा। और ये कितना हो गया, ये तो 1 था, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पर 1 को लिख ही नहीं रहे हैं, या तो लिखना चाहो तो लिख दो आप। ठीक है, ये -1 हो गया। अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, 1 - b² इज इक्वल टू -1। -1 को इधर ले आते हैं, -b² को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ±√2। तो b की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस और -√2। अब इसमें से प्लस वाला वैलिड होगा या माइनस वाला वैलिड होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर पहले प्लस वाले रूट डाल के देखते हैं। अगर हमारे पास b की वैल्यू प्लस होती, इफ b इज इक्वल टू +√2, तो यहाँ पर जीरोस क्या क्या होते हैं, a - b विच इज 1 - √2। a की जगह 1 डाल देंगे, b की जगह √2, तो यहाँ पर 1 - √2, और फिर ये 1, और फिर ये कितना हो जाएगा, a + √2, मतलब a + b विच इज 1 + √2। ये हमारे पास जीरोज आ गए। अगर हमारे पास इफ b वॉज इक्वल टू -√2, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 1 - -√2, और ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 + -√2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो विच इज 1 + √2, और यहाँ पर ये कितना हो गया 1, और ये a1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√2। इसमें आप नोटिस करेंगे एक चीज कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 1 + √2 1 एंड 1 - √2। यहाँ पर 1 - √2 1 और 1 + √2, तो जीरोस तो तीनों में ही सेम आ रहे हैं। मतलब इसमें बस ये कि ये वाला टर्म इधर आ रहा है, ये वाला टर्म इधर आ रहा है, बस दोनों में ही तो जीरो सेम आ रहे हैं। चाहे आप b की वैल्यू √2 लीजिए, चाहे आप b की वैल्यू -√2 लो, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि b की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि a की वैल्यू होगी 1
और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±√2। ये आंसर होगा हमारे पास। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि इससे में किस तरीके से हम ए और बी निकालेंगे। अब देखिए इसमें सिर्फ हमें 2 ही रिलेशन की जरूरत थी, तीसरे रिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, इसी से हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसके 2 जीरो हमें दे दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि फाइंड आउट अदर जीरोज। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। अब कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई सा भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, अगर उसके एक अल्फा 0 दे दिया गया, सपोज किसी ने कहा कि अल्फा 1 इसका 0 है, तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस अल्फा इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि भाई बीटा इसका 0 है, तो हम बोलेंगे x माइनस बीटा इसका फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि अल्फा एज वेल एज बीटा दोनों ही इसके 0 हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा, ये भी टोटल जो पार्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर ये अल्फा और बीटा दोनों इसके रूट हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर अल्फा और बीटा तो नहीं दिए गए हैं, यहां पर हमें रूट्स दे दिए गए हैं 2 + √3 और साथ में 2 - √3। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 - √3, ये क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें तो हम बाद में करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x का x से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये x का इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 + √3 इंटू x, और फिर इस टर्म का x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का 2 - √3 इंटू x हो गया। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, पहले तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 + √3 और ये हो गया 2 - √3। ठीक है, अब देखते हैं यहां से ये कितना आएगा, x² माइनस, अच्छा एक चीज सोचिए, इसमें अगर हम x कॉमन ले लें इस पूरे टर्म में, तो ये हो गया माइनस का x बाहर आ गया, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 + √3। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने -x बाहर लिया है तो इधर भी जो माइनस है ये तो आपको बाहर जा चुका है, ब्रैकेट में बाहर जा चुका है, साथ में x भी जा चुका है, तो बचेगा कितना, सिर्फ प्लस का 2 - √3 इतना बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, a + b और a - b वाला जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर a² - b² होगा, विच इज 2² - √3 का स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया x², ये माइनस का x, ये प्लस √3 है, ये माइनस √3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये 2 है और ये 2, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2² मतलब 4 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, x² - 4x + 1। ये जो टर्म है ना, ये वाले टर्म, ये इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये जो हमने ऊपर पॉलिनोमियल देखा था ना, ये वाला पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है ये। अब इसी से हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं इस पूरे डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को। तो हम डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया x⁴ माइनस 6x³ माइनस का कितना था, -26 था, तो ये माइनस का 26x² प्लस 138x माइनस 35, और ये कितना हो गया, अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, x² - 4x + 1 x⁴ माइनस 4x + 1। हमें अगर यहाँ पर x⁴ क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, x⁴ कब क्रिएट हो सकता है, ये तभी क्रिएट हो सकता है अगर x² से मल्टीप्लाई किया जा सके। तो ये हो गया x⁴, x² का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 4x से, तो ये कितना आएगा, माइनस का 4x⁴, x² का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x²। अब यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका प्लस था तो इसका साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा, इसका माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इसका प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। इसमें क्या है, ये +4 है और ये -6 है, तो ये हो गया माइनस का 2x³, और ये कितना है, माइनस का x² और ये -26, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस का 27x²। ठीक है, अब इसको भी कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 138x। अब आप देखिए आपको क्रिएट करना है यहाँ पर -2x³, x² में अगर हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -2x³, -2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8x², इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x,
तो ये माइनस प्लस, ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया, ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर ये कितना आएगा, देखिए 27x² और ये 8x², तो हम ये बोल सकते हैं कि ये माइनस का 35x² हो गया। और ये कितना होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब ये हो गया 140 प्लस 140x। इसको भी अगर हम कैरी कर लेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 35। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि हमारे पास ये टर्म आया है। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर अगर हम देख लें कि इसको अगर आपको यहाँ पर माइनस का 35x² क्रिएट करना है तो करना क्या पड़ेगा, माइनस के 35 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम माइनस के 35 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस 35x²। और ये कितना हो गया, देखिए माइनस 35 इंटू 4 करके देखते हैं, वो भी माइनस का 4 है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली सिर्फ 4 और 35 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 4 5 20 हो गया और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 3 12 और ये 2 14, तो 140 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस का 140x आ गया। और यहाँ पर ये माइनस का 35 इंटू 1 कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 35। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको हम प्लस बोल सकते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस, इसको करेंगे तो हम प्लस। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर बचेगा 0। ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर 0 आना ही है क्योंकि ये वाला टर्म तो इसका फैक्टर था ना, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। अब हम ये बोल सकते हैं px इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये gx था हमारा विच इज x² माइनस 4x प्लस 1। और इसका हमने अभी देखा था कि रूट क्या थे, इसके रूट से तो हमने ये वाला टर्म बनाया है। मतलब हमें जो रूट्स दिए गए थे ये 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इनकी हेल्प से ही तो हमने ये टर्म बनाया था। तो इसके रूट्स निकालने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो qx है हमारे पास, ये जो टर्म बनकर आया है इसके रूट्स हमें जरूर निकालने हैं। मतलब x² माइनस 2x माइनस 35, इसके रूट्स हमें जरूर निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 35, अगर इसके रूट्स हमें निकालने हैं तो इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें मिडलटन स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। अब मिडलटन स्प्लिटिंग मेथड का वो जो क्या एक तरीका होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा पर्पज ये रहता है कि मिडल टर्म में हम ये देखते हैं कि कोई भी 2 नंबर ऐसे आने चाहिए जिनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, इस नंबर के इक्वल, विच इज -2 के इक्वल। लेकिन जो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसके कोफिशिएंट और इस लास्ट कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, विच इज 1 इंटू -35, दैट इज -35। तो प्रोडक्ट होना चाहिए -35 और सम कितना होना चाहिए, -2। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो वो नंबर हो सकता है -7 एंड +5, क्योंकि -7 और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया x², यहाँ पर ये हो जाएगा -7x प्लस 5x, क्योंकि 2 को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और ये हो गया -35 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x -7 हो गया। और यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 5 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x -7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस पूरे टर्म के अंदर x -7 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर ये हो गया x -7 और यहाँ पर ये कॉमन कितना आएगा, अगर यहाँ से x -7 आपने ले लिया तो सिर्फ बचेगा x, इसमें x बचा तो ये x हो गया, और इसमें अगर हमने x -7 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर कितना 5, तो ये 5 हो गया इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि x -7 या तो 0 से के इक्वल हो या तो x + 5 0 के इक्वल हो। इससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पर अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है तो x की वैल्यू या तो 7 आ जाएगी या तो x की वैल्यू -5 आएगी। तो हमें इससे क्लियर ये हो जाता है कि हमारे पास जो बाकी के जो पहले रूट्स आए थे उसके अलावा भी 7 और -5 ये दोनों रूट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो जो रिमेनिंग रूट्स हैं वो है 7 एंड -5, और क्वेश्चन में हमें पूछा ही गया था फाइंड अदर रूट्स, तो ये अदर जीरोस जो थे वो हमारे पास आ चुके हैं। तो ये मेथड क्लियर हो गया किस तरीके से हमें निकालना है। पहले हमने वो जीरोस से पूरी एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को पूरे पॉलिनोमियल को उस इक्वेशन से डिवाइड किया, फिर जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसके हमने जीरोस निकाल लिए, वही जीरोस थे हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल के बचे हुए जीरोस। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अगर आप सही तरीके से इसको सॉल्व करना सीख गए तो लिटरली आप पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीज़ों को ना अब आप सीख चुके हैं, अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों।
देखिए कहा गया है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख के दे देता हूँ, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड किससे किया, डिवाइड हमने किया इससे, x² माइनस 2x, ये 2x प्लस k, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बचा x प्लस a, और पूछा गया है कि k और a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ना हमारे पास क्वेश्चन है ना कुछ है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब कई लोग क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब आप खुद सोचिए, आप लिखते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू आर एक्स, gx इंटू आर एक्स नहीं, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसी तरीके से लिखते हैं। तो px की जगह तो हम ये लिख देते हैं x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू gx कितना होगा, x² माइनस 2x प्लस k, और यहाँ पर हमारे पास qx कितना हो गया, qx इस तरीके से हो गया। rx क्या होगा, rx हो जाएगा x प्लस a। अब x प्लस a को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस का x माइनस a इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस k, और यहाँ पर ये कितना हो गया qx। ठीक है, अब आप देखिए ये हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस यहाँ पर कितना आ गया 25 माइनस का था और माइनस का x था, तो ये हो गया माइनस का 26x, और ये कितना था 10 माइनस a विच इज 10 माइनस a, ये हो गया। और साथ में ये कितना हो गया x² माइनस 2x प्लस k मल्टीप्लाइड बाय qx। अब आप देखिए हमने एक नया पॉलिनोमियल बनाया, लेकिन उस नए पॉलिनोमियल में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसको हम पॉलिनोमियल को इसके और इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसमें कोई भी रिमाइंडर बचा ही नहीं। हमने क्या करा, रिमाइंडर यहाँ पर लाकर एक नया पॉलिनोमियल बना दिया, और उस नए पॉलिनोमियल को इस तरीके से शो करा कि उसके अंदर रिमाइंडर 0 है। अब हम ऐसा करने का फायदा क्या है, इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आप खुद सोचिए, पहले मैं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करता हूँ। तो हम इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, x⁴ आ गया। ठीक है, और ये कितना था माइनस 6x³ हो गया, और साथ में ये कितना हो गया प्लस का 16x², और साथ में ये कितना हो गया माइनस का 26x, और साथ में प्लस का 10 माइनस a। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल से, ये जो पॉलिनोमियल था दूसरा वाला, एक सेकंड इसको मैं, ये वाला पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, सो x² माइनस 2x प्लस k, इस पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो बाकी का बचा qx पॉलिनोमियल, तो वो qx तो यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। x², अगर हमें यहाँ पर x4 क्रिएट करना है, x⁴ क्रिएट करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x⁴, x² का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का सिर्फ 2x³ आ जाएगा, और ये kx² हो जाएगा, kx²। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये साइन चेंज करेंगे तो प्लस, और ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस 6x³ प्लस 2x³, मतलब ये बचेगा माइनस का 4x³, और ये कितना हो गया, देखिए ये 16 है और ये k है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर 16 माइनस k x², और ये कितना हो जाएगा माइनस का 26x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्रिएट क्या करना है, माइनस 4x³, इधर है x², तो हमें करना पड़ेगा सिर्फ ये माइनस का 4x, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x³ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 8x² हो गया, और साथ में ये हमारे पास हो गया माइनस का 4 इंटू kx। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन अगर हम चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस k माइनस 8 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर ये हो गया x², ये देखिए माइनस 26, और ये प्लस का 4k है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि 4k प्लस का है और माइनस का 26 यहाँ पर आ गया, और लास्ट में जो टर्म आया था वो कितना है, वो हो गया 10 माइनस a। ये हमारा लास्ट वाला टर्म है। अब इसको सही से लिख देते हैं, वैसे इसको यहाँ पर थोड़ा सही लिख देते तो ज़्यादा सही था। इसको अगर हम कट करके ऐसे लिख देते हैं, 16 माइनस 8 कितना होता, यहाँ पर ये 8 माइनस k हो जाता, प्रॉपर तरीके से इस तरीके से रहता नंबर, और यहाँ पर ये कितना हो जाता प्लस 4k माइनस 26x।
ठीक है, और यहाँ पर ये कितना होता प्लस 10 माइनस ए, ये है, मतलब हमने पूरा ऊपर वाला नंबर काट के फिर प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर तो चाहिए क्योंकि हम इस नंबर को देखते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 माइनस के से। 8 माइनस के से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 8 माइनस के और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस का 2 इंटू 8 माइनस के आ गया, और ये हो गया एक्स, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस के और वो भी इंटू के, ये हो गया, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचेगा क्या ये टर्म, ये जो लास्ट वाला टर्म देखिए ये कितना है, ये है 4k माइनस 26, ये माइनस का प्लस हो गया तो प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, ये हो गया, ये एक्स है, प्लस यहाँ पर ये कितना आया, ये आ गया हमारे पास, ये टर्म अगर हम इसको लिखें तो ये प्रॉपर तरीके से मैं लिख देता हूँ 10 माइनस ए, और ये के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8k, और यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। अब आप खुद सोचिए, ये हमारे पास कौन सा टर्म है, एक्स रेज टू पावर 2, और यहाँ पर ये टर्म आ रहा है एक्स, तो अब हम इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर रिमाइंडर होगा, मैंने आपको बताया था कि इस रिमाइंडर की जो पावर होती है वो इससे कम ही होती है, इससे ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आया है। लेकिन अभी हमने क्या देखा था लास्ट केस में कि रिमाइंडर तो हमारा 0 है, इसका मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए टोटल। ये टर्म 0 कब हो सकता है, जब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ये दोनों 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है टोटल टर्म। तो इसका मतलब ये है कि 4k माइनस 26 प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, ये टर्म 0 होना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये 0 हो, इसके साथ साथ 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये टर्म भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ओवरऑल हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो पर्पज ही हमारा ये था कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इन दी एंड जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, जैसे 0 के साथ इक्वेट कर देंगे हमारे पास बाकी सारी अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी। यही इसका रीजन था, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करने का पर्पज यही था। ठीक है, अब हम इसको पहले 0 के साथ इक्वेट करके देखते हैं k कितना आएगा। इसमें देखिए ये 4k हो गया, ये माइनस 26 हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k, और यहाँ पर ये 0 माइनस 2 और ये 4k, तो हम इसको बोल सकते हैं प्लस का 2k, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 विच इज 5। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए इधर आ गया k की वैल्यू कितनी 5, ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अब k की वैल्यू 5 आएगी तो इस इक्वेशन में डाल सकते हैं हम 5 को, तो ये हो गया 10 माइनस ए माइनस 8 इंटू 5 और ये प्लस का 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। 10 माइनस ए और ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों कितना हो गया 35, ये माइनस का है तो माइनस 40। ए को हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का ए, क्योंकि यहाँ माइनस ए था। तो अब यहाँ से पता चलता है कि ये -5 इज इक्वल टू ए आना चाहिए, विच इज ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a -5 और k आ गया 5। ओवरऑल मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें ये नहीं कहा था कि ये इसका प्रॉपर फैक्टर है, लेकिन हमने क्या करा, इस पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है ना उस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन किया अच्छे तरीके से। यूटिलाइजेशन करना इस तरीके से था कि हमने जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद हमने एक बना दिया नया पॉलिनोमियल। ये जो नया पॉलिनोमियल है वो हमने इस तरीके से बनाया है कि उसका जो रिमाइंडर बनेगा, इससे डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बनेगा वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट नए पॉलिनोमियल को अगर हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे x² - 2x + k से, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल को पहले ट्रांसफॉर्म किया, पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म किया तो उसके बाद हमने उसको फिर डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। रिमाइंडर 0 आने के लिए हमने दोनों कोफिशिएंट्स को 0 कर दिया, जैसे 0 किया सारी वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फाइनल आंसर भी हमारे पास आ चुका है। सो ओवरऑल हमने एक्सरसाइज 2.4 को पूरा कंप्लीट कर लिया है।